हाय स्टूडेंट। जीआईटी का ऑनलाइन क्लास में आप लोग का स्वागत है। और आज की क्लास में लोग सीखने वाले हैं, समझने वाले हैं और जानने वाले हैं कि यह डिस्काउंट होता क्या है, डिस्काउंट शब्द कब कब आता है, डिस्काउंट लोग क्यों देते हैं। वह आज के क्लासेस हम लोग एक एक करके स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे, समझेंगे और जानेंगे। तो देखिए, बताया जा रहा है कि यह जो डिस्काउंट है, डिस्काउंट का मतलब है, सीधा सा मतलब है छूट। क्या है? डिस्काउंट का सीधा सा मतलब है क्या? छूट, कटौती, बट्टा। ठीक है। नोट्स में मत पढ़िए, हम पढ़ा रहे पहले समझ लीजिए। नोट्स आपको दिए हैं घर पे पढ़ने के लिए, परेशान मत होइए। ठीक है, पहले जो मैं कंसेप्ट समझा रहा हूँ थोड़ा समझ लीजिए, नहीं तो दोनों तरफ ध्यान रहेगा तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा। नहीं तो यही पढ़ लो, तो बुक के नोट्स में पढ़ लो। तो देखिए, ध्यान दीजिएगा। जो डिस्काउंट है कब कब जनरेट होता है, रियल में डिस्काउंट लोग क्यों देते हैं, ये रीजन समझने की कोशिश करना। देखो, डिस्काउंट जब हम सामान परचेज करते हैं उस समय जनरेट होता है। जब सेल करते हैं, सामान को सेल्स करते हैं, उस समय भी आता है। जब हम किसी को पैसा पेमेंट करते हैं उस समय भी आता है। जब कोई पैसा हम रिसीव करते हैं उस समय भी आता है। मतलब ये चार कंडीशन व्यापार में हमेशा आते हैं। किसके? डिस्काउंट के। ठीक है, अब कब कौन सा डिस्काउंट समझना। जैसे जब हम हमारा व्यापार किसी अदर व्यापारी से कोई सामान परचेज करता है तो वहां पे देखते होगे ना, कहता है कितना छूट मिलेगा। ठीक है, तो देखो, जब हम सामान परचेज करते हैं और उस समय अगर हमको डिस्काउंट मिल गया, उस समय हमको डिस्काउंट मिल गया, तो अकाउंटिंग के भाषा में बोलते हैं डिस्काउंट रिसीव। क्या बोलेंगे? डिस्काउंट रिसीव। और डिस्काउंट रिसीव हमारे व्यापार के लिए इनकम होगा, आय हो जाएगा। क्लियर है? जब हम कोई सामान बेचते हैं मतलब सेल करते हैं, तो जब सेल करते हैं तो हम डिस्काउंट देते हैं। मतलब जब माल बेचते हैं तो क्या करते हैं, हम डिस्काउंट देते हैं। और उस समय जब डिस्काउंट सब जनरेट होता है उसे बोलते हैं डिस्काउंट अलाउ। क्या होता है? डिस्काउंट अलाउ। और ये हमारे व्यापार के लिए खर्चा हो जाता है। तुम्हारा ना। और एक बात और, जब किसी को पैसा पेमेंट करते हैं तो पेमेंट करते समय भी छूट मिलता है कई बार व्यापार में, बिजनेस में। तो वहां भी जब डिस्काउंट पेमेंट कर रहे हैं, जब डिस्काउंट मिल रहा है तो वहां पे होगा डिस्काउंट रिसीव। और जब पैसा हम ले रहे हैं तो उस समय अगर डिस्काउंट शब्द मिल हो रहा है तो वहां बोलेंगे डिस्काउंट अलाउ। क्लियर है? मतलब डिस्काउंट रिसीव कब कब? जब सामान खरीदेंगे तब, जब किसी को पेमेंट करेंगे तब। चलो, अगर डिस्काउंट अलाउ कब? जब सामान बेचेंगे तब, जब पैसा रिसीव करेंगे तब। ये चार पॉइंट समझ में आया। और डिस्काउंट रिसीव इनकम हो जाएगा, और डिस्काउंट अलाउ हमारे व्यापार के लिए क्या हो जाएगा? खर्चा हो जाएगा। क्लियर है सबको? अब सवाल यह कि सर डिस्काउंट लोग देते क्यों है, मेन उद्देश्य डिस्काउंट देने का क्या है, तो आप लोग पहले से जानते हो। बोलिए। ये तो आप लोग पहले से जानते हो कि अगर मान लीजिए हमारा एक नया व्यापार स्टार्ट होने वाला, सपोज मान लीजिए। अब पहले से वो व्यापार, जो व्यापार हम स्टार्ट करने वाले हैं वो व्यापार पहले से ही है, और एक हम नया व्यापार स्टार्ट करने वाले हैं। सेम वही ब्रांड बेच रहे हैं, वही लोकेशन है, थोड़ा सा इधर उधर है, फिर भी जो कस्टमर आएंगे पुरानी दुकान पे ही जाएंगे। क्यों? क्योंकि पहले से उसके बारे में लोग जानते हैं, फेमस है। ठीक है, और थोड़ा बहुत आते जाते उनका बिहेव भी बन गया उनसे।
ठीक है, वह ग्राहक का कस्टमर, जो बेचने वाला जो खरीदने वाला, आपस में क्या है, कम्युनिकेशन कर ले जाते हैं अच्छे से, और पहचान भी आता है उन लोग। ठीक है, लेकिन जब नया व्यापारी होगा तो दिक्कत होगी, और सेम रेट में बेचेगा तो कोई जाएगा, नहीं जाएगा, भले क्वालिटी उससे अच्छा क्यों ना हो। तो क्या होता है, तो वहां पे लोग क्या करते हैं, डिस्काउंट देते हैं। कहते बाबू, जो शर्ट वहां पे 10,000 में मिल रहा है, वो हम आपको 9,000 में दे देंगे, वो आपको 8,000 में दे देंगे। तो धीरे धीरे एडवर्टाइजमेंट कराना पड़ेगा। बोलो वैसे हो जाएगा? नहीं, प्रचार कराना पड़ेगा, पोस्टर लगवाना पड़ेगा, मतलब कुछ खर्चे और करने होंगे। उसके बाद से धीरे 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 कस्टमर आएंगे। तो डिस्काउंट देने का यह उद्देश्य है। अब क्या होता है, कई ऐसे व्यापारी होते हैं जो व्यापारियों के बीच केवल डिस्काउंट मिलता है, डील रहता है, किस व्यापारी को कितना डिस्काउंट दूंगा, इस पे इस व्यापारी को इतना डिस्काउंट दूंगा, मतलब होलसेलर का अलग डिस्काउंट रहेगा, और रिटेलर का अलग डिस्काउंट रहेगा, और खुदरे वाले का, जो कंज्यूमर जो आएंगे उनका अलग डिस्काउंट रहेगा। वह डील अलग अलग होता है, वह व्यापारी समझता है कैसे है। मतलब मेन उद्देश्य क्या होता है, कैसे भी हमारे कस्टमर हमारे साथ कनेक्ट हो जाए, जुड़ जाए, जिससे हमारा इनकम का स्रोत और भी ज्यादा हो, और आय हमारा और ज्यादा हो। अब बताओ, हम जब महंगा बेच रहे थे, दिन भर में एक कस्टमर आ रहे थे, वही हम सस्ता करके बेच रहे थे, दिन भर में 10 कस्टमर आ रहे हैं। तो जब हम अगर एक बंदे से 1 रुपया कमा रहे थे, अब एक बंदे से 50 पैसा कमाएंगे, तो भी हम क्या हो जाएगा, जो 1 रुपया कमा रहे थे उससे ज्यादा ही होगा, 5 रुपया कमाएंगे। ठीक है, मतलब जब ज्यादा लेके कमा रहे थे तो 1 रुपया कमा रहे थे, कम लेके कमा रहे तो 50 पैसा कमा रहे हैं, फिर भी हमारा 10 लोग को बेचूंगा तो 5 रुपये मिलेगा, और एक लोग को बेच रहे थे 1 रुपये मिल रहा था। और दुकानिया तो सुबह से लेकर शाम तक करना ही करना है। ऐसा तो है नहीं फिक्स हो गया, एक कस्टमर आ गया बंद कर देंगे अब। हाँ, तो ध्यान दीजिएगा। तो मतलब क्या है, डिस्काउंट देने का मेन उद्देश्य क्या है, पहला, ग्राहकों को इकट्ठा करना, दूसरा, कैश फ्लो अच्छे से मेंटेन रहता है। कैश फ्लो अच्छे से मेंटेन होने का क्या मतलब है, दिन भर में जो 100 रुपए बेच रहे हैं, 10 आ जाएंगे तो 1,000 का बेचेंगे। जो दिन भर में 5 रुपए कमा रहे थे, वो 7-8 रुपए कमाने लगे। ठीक है, तो यह फायदा होता है, और धीरे 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 वही मार्केट में जब सभी लोग आप लोग जान जाएंगे, तो अपना खुद रेट बढ़ा दोगे, कस्टमर आएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो शुरुआत में क्या होता है, डिस्काउंट देना बहुत जरूरी है। ठीक है, शुरुआत में डिस्काउंट देना बहुत जरूरी है। क्लियर है ना, बात समझ रहे हैं ना मैं क्या कह रहा हूँ? चलिए, तो हाँ, किसी व्यापार में, कोई व्यापार हो, ठीक है, चाहे छोटा व्यापार हो चाहे बड़ा व्यापार हो, ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। तो यह डिस्काउंट का मेन मतलब है। तो क्यों देते हैं, क्या उद्देश्य है, हमने बताया आपको। अब देखो, डिस्काउंट के भी टाइप होते हैं, ध्यान से सुनो, डिस्काउंट के भी क्या होते हैं, टाइप होते हैं। 2 टाइप होते हैं, एक कैश डिस्काउंट होता है, एक ट्रेड डिस्काउंट होता है। क्या होता है, एक कैश डिस्काउंट होता है, एक ट्रेड डिस्काउंट होता है। तो चलिए, कैश डिस्काउंट कब होता है और ट्रेड डिस्काउंट कब होता है, इसको थोड़ा हम लोग समझते हैं और एक एक करके जानते हैं, स्टेप बाय स्टेप। देखिए, जब एक बड़ा कंपनी, ध्यान से सुनना, कंपनी जब एक कंपनी क्या करता है, कंपनी से होलसेलर, और होलसेलर से रिटेलर, और रिटेलर से कंज्यूमर, जो सामान को कंज्यूम करता है, मतलब इन बिजनेसमैनों के बीच जो डिस्काउंट सब जनरेट होता है इनके बीच, मतलब आपस में, इसे हम बोलते हैं ट्रेड डिस्काउंट। क्या बोलते हैं, ट्रेड डिस्काउंट। और यह हमेशा एक परसेंटेज के रूप में रहता है। ठीक है, लेकिन ये जब रिटेलर इस कंज्यूमर को बेचेगा, ठीक है, तो ज्यादातर देता है क्या, कैश डिस्काउंट, समझ ना। और कैश डिस्काउंट एक ही कंडीशन नहीं होते, उसके कई सारे कंडीशन होते हैं। क्या क्या हो सकता है, जैसे मान लो इन्होंने या कंपनी को ड्यू डेट दिया था, हम 10 तारीख को पेमेंट कर देंगे, लेकिन 10 तारीख को नहीं कर पा रहे हो, ठीक है, और इस कंपनी को 10 से पहले 5 तारीख को पैसे की जरूरत है, तो क्या कहेगा, चलो 10,000 देना था, अगर आज दे दोगे ना तो हम 9,000 में फरिया देंगे, जल्दी से दे दो, हम छूट दे रहे हैं। ऐसा चलता है ना। तो कैश, इसको बोलते हैं क्या है, कैश डिस्काउंट, मतलब टाइमली कैश को कलेक्ट कर ले, ठीक है, हमारा काम चल जाए, क्योंकि 1,000 के चलते हमारा कई लाख नुकसान हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे कंडीशन में कैश डिस्काउंट होता है। मतलब कैश डिस्काउंट हमेशा अमाउंट के रूप में रहता है, किसके रूप में रहता है, अमाउंट के रूप में रहता है। और सबसे ज्यादा इसका इस्तेमाल कब किया जाता है,
टाइमली कैश को कलेक्ट करने के लिए और कैश फ्लो को मेंटेन करने के लिए, कैश फ्लो को मेंटेन करने के लिए। और ज्यादातर ऐसा कब होता है, कंज्यूमर से लोग सामान बेचते हैं तब होता है, इसीलिए हमने बोल दिया इसको कैश इसका। ठीक है, तो यही देखो नोट्स जो मैंने आपको दिया है, अब पढ़ो, अब समझ में आएगा, पहले देखने लो तो गड़बड़ा जाएगा। कर डिस्काउंट, कहा जा रहा किसी गुड्स की प्राइस में होने वाली डिडक्शन, छूट या कटौती डिस्काउंट कहलाता है। डिस्काउंट दो प्रकार का होता है, पहला ट्रेड डिस्काउंट, कहा जा रहा ट्रेड डिस्काउंट प्राय मैन्युफैक्चरर टू होलसेलर और होलसेलर टू रिटेलर को दिया जाता है, जिसका मुख्य उद्देश्य सेल को प्रमोट करना होता है। यह डिस्काउंट प्राय फिक्स परसेंट के रूप में होता है। दूसरा कैश डिस्काउंट, बिजनेस में कैश फ्लो को मेंटेन करने के लिए या फिर कैश को टाइमली कलेक्ट करने के लिए डिस्काउंट का प्रयोग किया जाता है। क्लियर है बाबू, कोई दिक्कत तो नहीं है? ऐसा तो नहीं है कि नोट्स में दूसरा दिया हमारा शब्द अलग समझाया हम, ठीक है, मतलब जिस भाषा में समझाया उसी भाषा में इसमें लिखा भी गया है, जिससे आप आसानी तरीके से कर ले जाए, कोई दिक्कत ना हो। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। एक और ऑप्शन हमको पढ़ाना था, चार्ट्स ऑफ अकाउंट। क्या है? चार्ट्स ऑफ अकाउंट। तो देखो यहाँ पे बताया जा रहा है चार्ट्स ऑफ अकाउंट में, अभी मैं इसको पढ़ लो पहले। ऐसे सभी अकाउंट का समूह जो किसी पार्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा प्रयोग किया जाता है, उस ऑर्गेनाइजेशन का चार्ट्स ऑफ अकाउंट कहलाता है। अब इसको कुछ भी नहीं समझ आएगा इस पढ़ने से, जब तक हम समझाएंगे नहीं। चलिए आते हैं, इसको समझिए। मतलब देखो, जो हमारा अकाउंटिंग है, अकाउंटिंग, जो हम लोग अकाउंटिंग करते हैं, पूरा का पूरा अकाउंटिंग चार्ट्स ऑफ अकाउंट पे ही निर्भर करता है, चार्ट्स ऑफ अकाउंट पे ही निर्भर करता है। आपको सर चार्ट्स ऑफ अकाउंट पे निर्भर करने का क्या मतलब है? मतलब यह है कि अकाउंटिंग अगर हम कर रहे हैं और वहां पे चार्ट्स ऑफ अकाउंट का सहारा नहीं ले रहे हैं, हेल्प नहीं ले रहे हैं, तो समझ जाओ हमको पता ही नहीं चलेगा कि व्यापार में प्रॉफिट हो रहा है कि व्यापार में लॉस हो रहा है। अब व्यापार का स्थिति क्या है आपको सर, क्यों? क्योंकि मैं बता रहा हूं, ध्यान से सुनना। चार्ट्स ऑफ अकाउंट में क्या किया था, ग्रुपिंग किया जाता है। चार्ट से अकाउंट में क्या किया जाता है, ग्रुपिंग किया जाता है। ग्रुपिंग कैसे किया जाता है? बोला जाता है कि अगर मान लो कोई फर्नीचर का हम अकाउंट बना रहे हैं, किसका बना रहे हैं, फर्नीचर का, तो याद करो हम बोले थे हमारे व्यापार के लिए फर्नीचर क्या है, हाल ही में पढ़ाए थे, हमारे व्यापार के लिए फर्नीचर क्या है? वाह, भूल गया। अब क्या कहें, कुछ डंडा उंडा चला के मारते थे। एसेट से गधा, भूल गया। बिल्डिंग क्या है, कंप्यूटर क्या है, प्रोजेक्टर क्या है, कैश क्या है? हाँ, भूल गया इतना जल्दी। तो बोला जाता है जितने संपत्ति एसेट्स आएंगे, क्या आएंगे, एसेट्स आएंगे। और एसेट्स में भी दो टाइप्स बताए थे, करेंट एसेट और फिक्स एसेट। सब भूल गया, तब समझ जाओ तुम लोग वही स्थिति रहेगी, कौआ क खरा ख बस, हाँ कुछ मतलब नहीं है। हाँ चलिए, तो करेंट एसेट्स और फिक्स एसेट सुन लो। तो बोला जाता है कि अगर फर्नीचर के अकाउंट बनाओगे, फर्नीचर क्या है, कौन से एसेट्स है, क्या कहें हम तुम लोग, गधा, फिक्स एसेट है। हाँ, तो जब फर्नीचर के अकाउंट बनाएंगे तो फिक्स एसेट रखेंगे। कैश क्या है, करंट एसेट्स है। कैश के अकाउंट बनाएंगे तो करंट एसेट्स रखेंगे। सब भूल गए गधो, सब भूल गए, अब क्या कहें हम। ध्यान से सुन लो, जब हम कंप्यूटर के अकाउंट बनाएंगे तो हमारा फिक्स एसेट्स है, तो इसका ग्रुपिंग करेंगे फिक्स एसेट्स। जब बिल्डिंग का अकाउंट बनाएंगे तो ये भी फिक्स एसेट्स है, तो इसका ग्रुपिंग में रखेंगे फिक्स एसेट्स। मतलब एक समान नेचर वाले का ग्रुप एक रहेगा, इसे बोलते हैं चार्ट ऑफ अकाउंट। समझ रहा ना? तो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, कोई भी संस्था, उसके लिए अकाउंटिंग में आसानी तरीके कर सकते हैं, किसके सहारा लेके, चार्ट ऑफ अकाउंट का सहारा लेके। चलो मैं आपको और पूछ रहा हूं, अब बताओ लोन ले लिया, क्या है हमारे व्यापार के लिए, लोन ले लिया। तुम्हारे जैसे गधे कोई है नहीं क्लास में, ठीक है, सब सभी लोग गधे हैं सब। हट, हम पढ़ाना लिखाना चिल्लाना बेकार है, लग रहा है हम खून जला दिए वही फ्री में, गधो। मारेंगे से जो लाइबिलिटीज है,
कौन सा लाइबिलिटीज है? तो लोन लिया हूं, यह फिक्स लाइबिलिटीज है, करंट लाइबिलिटीज है, नॉन करंट लाइबिलिटीज बोलते हैं। भूल गया सब। चलो, सामान खरीदा और उधार हमने खरीदा, सन्ड्री क्रेडिटर, पता है ना आपको? सब भूल गया, क्या पढ़ाने, मतलब आगे बढ़ते हैं। रहने दो, छोड़ दो, गधे एकदम हो तुम। बस हम थोड़ा सा बता दे रहे हैं। देखो, जैसे कि एग्जांपल में बता रहा हूं कि चार्ट्स ऑफ अकाउंट का मतलब यह है कि देखिए, अगर बैंक अकाउंट जो है ना, तो बैंक एक ग्रुप है। बैंक अकाउंट क्या है? ग्रुप है। और बैंक में जितने बैंक आएंगे, चाहे एसबीआई हो, चाहे पीएनबी हो, चाहे एचडीएफसी, सारा एक में बनाएंगे बैंक अकाउंट। समाया? चलो, इसे बोलते हैं चार्ट ऑफ अकाउंट। अब हम डिटेल में नहीं जाएंगे, क्योंकि मुझे लगता है तुम लोगों को क्लास में डिटेल में पढ़ाने का कोई मतलब है नहीं, शौक है नहीं। वक्त गधा, इधर चिल्लाने का मतलब 10 दिन से चिल्ला रहा है, तुम्हें एसेट्स नहीं पता है, करंट एसेट्स नहीं पता है, लाइबिलिटी नहीं पता है। शौक है सर जी, सधा दीजिए, हम पैसे दे रहे हैं तो मारे सही हो जाओगे। अब भगो, अब हम जिम्मेदारी पूरा करेंगे, तुम लोग मत घबराओ। जितना बुकों में है, नोट्सों में वो पढ़ाएंगे। भाई तो गधा कोई है नहीं जी। ऐसा किसी बैच में नहीं होता कि जो एसेट्स ना बताए, फिक्स एसेट नहीं बताए। तुम लोग खेल रहे हो लग रहा है, तमाशा, खेलमदारी जैसी। चलो, आते हैं अकाउंटिंग इक्वेशन। देखिए, अकाउंटिंग इक्वेशन किसे कहते हैं? तो अकाउंटिंग इक्वेशन को समझने के लिए सब भूल जाना, मुझे मतलब नहीं रहे तुम लोग से। ठीक है, अकाउंटिंग इक्वेशन जो होता है, अकाउंटिंग इक्वेशन किसे कहेंगे, ध्यान देना जब भी आ गया तो। अकाउंटिंग इक्वेशन का एक रूल है कि एसेट्स इक्वल कैपिटल प्लस लायबिलिटीज। जब ये पता नहीं रहे तो कहां से सवाल करोगे तुम? सब पढ़ाया। अकाउंटिंग इक्वेशन का मतलब होता है एसेट्स इक्वल कैपिटल प्लस लायबिलिटीज, या एक और इक्वेशन बन सकता है कैपिटल इक्वल एसेट्स माइनस लायबिलिटीज। बोलिए, हो जाएगा ना? अब देखिए, अकाउंटिंग इक्वेशन कहता है कि जितना हमारे पास संपत्ति होगा, कैपिटल प्लस लायबिलिटीज के बराबर होगा। कुछ समझे? जितना मेरे पास संपत्ति होगा, कैपिटल प्लस लायबिलिटीज के बराबर होगा। मतलब दोनों, इसे बोलते हैं अकाउंटिंग इक्वेशन। या आपको संपत्ति पता है, कर्ज पता है, तो आप कैपिटल पता कर सकते हैं। हो सकता है ना? मान लो एसेट्स पता हमारे पास 7 लाख का है, और लाइबिलिटीज है 5 लाख का, तो क्या इक्वेशन लगाएंगे? 7 - 5 कितना निकल के आ जाएगा? 2 लाख का कैपिटल। अकाउंटिंग इक्वेशन कहता है कि आपके व्यापार में जितने लाख रुपए का संपत्ति है, और जितना कर्ज है, और जितने लाख रुपए का कैपिटल है, दोनों के बराबर होता है। ठीक है? अगर थोड़ा भी गलत होता है, कम ज्यादा होता है, तो समझ जाना हमारा व्यापार का स्थिति डगमगा रहा है, अब ज्यादा दिन चलने वाला नहीं है। कोई ना कोई हमने गलती किया जिसके चलते मैच नहीं कर रहा। ठीक है? अब ये अकाउंटिंग इक्वेशन शो कहाँ कराया जाता है? ये अकाउंटिंग इक्वेशन शो कराया जाता है बैलेंस शीट में। किसमें? बैलेंस शीट। और ये बैलेंस शीट क्या होता है तो हम आगे चर्चा करेंगे। बस इतना समझिए, बैलेंस शीट में शो होता है, क्या शो होता है? लायबिलिटीज, कैपिटल और एसेट्स। ठीक है? तो यहीं पे देखो, यहाँ पे लिखा गया इसके बारे में। क्या लिखा गया है? यही बताया जा रहा है क्या, कि द रिलेशनशिप बिटवीन एसेट्स, liabilities and capital can be expressed in form of the an equation is called accounting equation. ठीक है? अकाउंटिंग इक्वेशन टू दिस इक्वेशन, एसेट्स ऑफ बिजनेस आर ऑलवेज इक्वल टू द टोटल ऑफ इट्स लायबिलिटी प्लस कैपिटल। मतलब अकाउंटिंग इक्वेशन में क्या होता है? ऑलवेज, हमेशा क्या रहता है? इक्वल रहता है। किसके? एसेट्स और जो कैपिटल और हमारा लायबिलिटी है। ये किसका है? ये ओनर का एंटिटी है। और इसको कहां शो करके दिखाया जा रहा है, बताया जा रहा है? इट इज आल्सो कॉल्ड बैलेंस शीट इक्वेशन। द अकाउंटिंग इक्वेशन इज एसेट्स इक्वल लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। मतलब इसको जो हम लोग दिखाते हैं और जो जानते हैं, इसको बोलते हैं बैलेंस शीट इक्वेशन। क्या बोलते हैं? बैलेंस शीट इक्वेशन। और बैलेंस शीट इक्वेशन में क्या दिखाता है? एसेट्स इक्वल लायबिलिटीज प्लस कैपिटल, या बोल सकते हो कैपिटल प्लस एसेट्स माइनस लायबिलिटीज। ये बार बार आएगा, आपको कंसेप्ट ये बताना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा। क्लियर है?
कोई दिक्कत? बता ले जाओगे? बोलो। कोई पूछता है अकाउंटिंग इक्वेशन किसे कहते तो बोलना कि सर अकाउंटिंग इक्वेशन का जो रूल होता है एसेट्स इक्वल कैपिटल प्लस लायबिलिटी होता है। इन दोनों का बैलेंस हमेशा एसेट्स के बराबर होता है और इसको हमेशा बैलेंस शीट में शो कराया जाता है, जिससे व्यापार का स्थिति पता किया जा सके हमारे व्यापार की स्थिति क्या है। क्लियर है बाबू? अब चलिए, यह तो था हमारा केवल अभी अकाउंटिंग टर्म, मतलब छोटे 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 वर्ड के बारे में हमने समझा है। ठीक है, अकाउंटिंग हमने क्या समझा है? छोटे 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 मारेंगे इतना तुमको, तुम क्या जाओगे? हमने बोला अकाउंटिंग टर्म, तो जो हम कहेंगे वो कहोगे, जो कहेगा हाँ हाँ कहाँ करोगे, मुझे पूछ रहे हो बताओ ना। ये कॉमेडी करना आता है, सवाल वाल नहीं आता है गधे। चलिए तो ध्यान दीजिएगा, अब हम लोग समझने वाले हैं अकाउंटिंग कंसेप्ट। देखो अभी तक वो समझे था अकाउंटिंग टर्म, मतलब कौन कौन से वर्ड आ सकते हैं अकाउंटिंग, और इसको हम क्या जानेंगे, इसका मतलब क्या होता है ये हम समझाएंगे। अब है अकाउंटिंग कंसेप्ट, मतलब किसी भी काम को करने के लिए कोई कंसेप्ट होता है ना। ठीक है, मान लो मेरा सारा व्यवस्था हो गया, लेकिन फिर भी अगर कंसेप्ट हमको क्लियर नहीं, कैसे करना है, तो भी वो सही से नहीं हो पाएगा। सारा व्यवस्था कर दिया, ठीक है, और हमें पता नहीं वो बनेगा कैसे, कहाँ पे क्या सिस्टमेटिक तरीके से कहाँ पे क्या रखा जाएगा, तो भी हमारा काम अधूरा रहेगा। ठीक है, तो टर्म से समझ गया, ईटा बालू और सब लेके चले आए हम लोग, लेकिन अब मिस्त्री उसके बारे में जानता है कैसे बनाना है। ठीक है, वो अपना कंसेप्ट देगा। ठीक है, तो वैसे यहाँ पे अकाउंटिंग कहता है, टर्म्स तो जान गए कि लेजर क्या होता है, जनरल क्या होता है, ठीक है, डिस्काउंट क्या होता है, ये सब जान गए, लेकिन इसको करने के लिए सिस्टमेटिक तरीका क्या होता है, इसको किस कंसेप्ट के अनुसार रखा जाता है, ये भी जानना बहुत जरूरी है। तो हम लोग क्या सीखने वाले हैं, अकाउंटिंग कंसेप्ट, मतलब कब कौन सा एक्टिविटी करेंगे तो कौन सा कंसेप्ट बोला जाएगा। ठीक है ना, और उस कंसेप्ट के अनुसार हम लोग बैलेंस को क्या मानेंगे या क्या नहीं मानेंगे, वो हम लोग जो मेजर करेंगे वो अकाउंटिंग कंसेप्ट के सहारे मेजर कर पाएंगे। तो आज हम 2 बस बताते हैं और उसके बाद 11 है, कल 9 चर्चा करेंगे, मतलब कल कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं, एक एक करके समझते हैं और जानते हैं। देखो पहला बताया जा रहा है कि मनी मेजरमेंट कंसेप्ट, ध्यान से सुनना समझना, मनी मेजरमेंट कंसेप्ट। तो चलो पहले मनी मेजरमेंट कंसेप्ट को हम आपको डायग्राम से समझाते हैं, उसके बाद से पढ़ पढ़ के समझेंगे लोग एक एक करके स्टेप बाय स्टेप। देखिए, कहा जाता है मनी मेजर कंसेप्ट में कि एक बिजनेस जो भी ट्रांजैक्शन करता है, क्या करता है, जो भी ट्रांजैक्शन करता है, ठीक है, जो भी ट्रांजैक्शन करता है उसका कोई ना कोई वैल्यू होता है, कोई ना कोई वैल्यू होता है। उस वैल्यू को जो एक्सप्रेस किया जाता है, हमें किसके रूप में किया जाता है, मनी के रूप में। ठीक है, और मनी के रूप में एक्सप्रेस करके उसको बिजनेस के ट्रांजैक्शन में रिकॉर्ड किया जाता है। लेकिन अगर हम ट्रांजैक्शन सौदा नहीं किए, कोई केवल एम्प्लॉय आ जाता है या कोई हमारा कस्टमर आ जाता है और वो सामान के बारे में पूछ दिया कितने का है, हमसे संतुष्ट भी हो गया है, कह भी दिया कि हम कल आएंगे खरीदने के लिए, तो क्या हम मनी में रिकॉर्ड कर लेंगे उसको कितने रुपए के बेच दिए। मतलब बिजनेस ट्रांजैक्शन में बोला जाता है जो काम आप कर लिए हो और उससे जो पैसा जो जनरेट होता है उसको किसमें मेजर किया जाता है, मनी के रूप में मेजर किया जाता है। मतलब बिना पैसे का हम कोई ट्रांजैक्शन करते ही नहीं है, बिना पैसे का हम कोई सौदा करते ही नहीं है। अगर वह बिना पैसे का सौदा करते हैं तो बिजनेस में हम उसको रिकॉर्ड नहीं करेंगे, वह बिजनेस ट्रांजैक्शन नहीं बोला जाएगा और उसको मनी के रूप में रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा। इस कंसेप्ट में यही बताया जाता है और यही समझाया जाता है। तो क्या बोला गया है, तो ध्यान से सुनना समझना। कहा जा रहा है कि इस कंसेप्ट के अनुसार सभी बिजनेस ट्रांजैक्शन को एक कॉमन यूनिट से मेजर किया जाता है जिसे मनी कहा जाता है। मतलब जितना हम ट्रांजैक्शन करेंगे उसको एक यूनिट से मापा जाता है। यूनिट समझ रहे हो ना, जैसे मान लो मुझे खरीदना है चावल, तो चावल जो खरीदते हैं केजी में खरीदते हैं, तो उसको मापा किस में जाता है, केजी में। अभी मुझे दूध खरीदना है तो उसको किस में मापा जाता है, लीटर में। समझ रहा है ना आपको,
तो अगर मान लो मुझे मार्कर खरीदना है तो किसमें मापा जाता है? पीस में। उसे बोलते जब भी हम ट्रांजेक्शन करते हैं उसको किसमें मापा जाता है? मनी में। किसमें मापा जाता है? जी। तो कह रहा है इस कंसेप्ट के अनुसार सभी बिजनेस ट्रांजैक्शन को एक कॉमन यूनिट से मेजर किया जाता है, जिसे क्या कहते हैं? मनी कहा जाता है। और ऐसे ट्रांजैक्शन जिसे मनी के रूप में एक्सप्रेस किया जा सके या मेजर किया जा सके उसे ही बिजनेस ट्रांजैक्शन माना जाएगा और बुक ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड किया जाएगा। अगर वहां पे किसी वैल्यू की बात नहीं की जा रही है तो उसे बिजनेस ट्रांजैक्शन नहीं मानेंगे, ना उसको रिकॉर्ड करेंगे। क्लियर है? उसके बाद से बताया जा रहा है जैसे कोई सेल्समैन किसी पार्टिकुलर दिन में कितने अमाउंट का गुड्स सेल करता है, केवल इस अमाउंट को ही बुक अकाउंट में रिकॉर्ड किया जाएगा। मतलब कितना हम लाख रुपए का माल बेच दिए इसी को रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है? ऐसा नहीं कितने कस्टमर आए थे पूछने के लिए रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है ना? अब बोला जा रहा है जबकि इंप्लॉई सर्टिफिकेशंस को बुक ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं किया जा सकता, क्योंकि हम सर्टिफिकेशंस को मनी के रूप में मेजर नहीं कर सकते हैं। मतलब कोई हमारे पास कस्टमर आया, हमसे संतुष्ट है, पता नहीं कल आएगा कि नहीं आएगा, पता ना रास्ते में कोई रोक लिया, कोई चलो उनसे सस्ते में दिलवा दे रहे हैं, तू हमारे पास आएगा? नहीं आएगा। तो आज ही हम 5 रुपए 10 रुपए रिकॉर्ड कर लेंगे? नहीं करेंगे, दिक्कत हो जाएगी। जब आएगा वो हम बेच लेंगे, लेन देन हो जाएगा तभी रिकॉर्ड करेंगे, नहीं तो रिकॉर्ड नहीं करेंगे। इसे बोलते हैं मनी मेजरमेंट कंसेप्ट। क्लियर है? चलिए अगला है सेपरेट एंटिटी कंसेप्ट। ये पढ़ा चुका हूं। सबका अलग अलग अस्तित्व होता है, याद है आपको ना? मैंने बोला था इस कंसेप्ट के अनुसार बिजनेस को एक एंटिटी के रूप में देखा जाता है जो कि अपने ओनर से बिल्कुल अलग एंटिटी है। और इस कंसेप्ट के अनुसार बिजनेस एक अलग एंटिटी है और उसका मालिक एक अलग एंटिटी है, और हमेशा इन दोनों को अलग अलग मानकर ही अकाउंटिंग करेंगे। और हमने पहले ही पढ़ाया था, आपको बताया था ना एंटिटी कंसेप्ट। चलिए तो यह दो हो गया। अगला है गोइंग कंसर्न कंसेप्ट। गोइंग कंसर्न कंसेप्ट। तो यहाँ पे क्या बताया जाता है? कर इस कंसेप्ट के अनुसार हम यह मानकर अकाउंटिंग करेंगे कि हमारा बिजनेस एक लंबे समय तक चलता रहेगा तथा बिजनेस को निकट भविष्य में बंद करने की कोई संभावना नहीं है। इसे कंटिन्यू एक्टिविटी कंसेप्ट के नाम से भी जाना जाता है। जैसे कि यदि कोई कंपनी किसी प्लांट या मशीनरी को बनाने में लगने वाली लागत को सेम ईयर को ध्यान में रखकर नहीं बनाया जाता है, बल्कि ये एज्यूम करके बनाया जाता है कि इस प्लांट या मशीनरी का प्रयोग बिजनेस द्वारा लंबे समय तक यूज किया जाएगा। मतलब आप बताओ, क्या कोई बिजनेस जब करते हो ये सोच लेते हो क्या कल बंद हो जाएगा, 2 दिन के बाद बंद हो जाएगा, अगले साल बंद हो जाएगा? मतलब ये मान के चलते कि लाइफ भर चलाएंगे, मतलब इतना अच्छे से चलाएंगे कि दूसरा कोई व्यापार न करना पड़े, इसी व्यापार को हम आगे बढ़ाएं। ठीक है? मतलब लेकिन ऐसा तो होता नहीं है। कई लोग व्यापार खत्म हो जाता है और कई लोग आगे बढ़ जाता है। लेकिन हर एक व्यापारी जब शुरुआत करता है, अच्छा व्यापार को चलाता है, तो मान के चलाता है कि व्यापार को क्या करता है, लंबे समय तक हमको चलाना है। तो जो सामान खरीदता है, जो बिल्डिंग बनवाता है, जो फर्नीचर बनवाता है, जो मशीनरी खरीदता है, एक दिन के लिए खरीदता है, 2 दिन के लिए खरीदता है? नहीं, वो सोचता है कि उसको लंबे समय तक हम यूज करेंगे। और जब लंबे समय तक यूज करेंगे तो यह मान करके उसको बनवाता है कि आगे चलकर हम इसका फ्यूचर में लंबे समय तक इस्तेमाल करना है। और इसी कंसेप्ट को बोलते हैं गोइंग कंसर्न कंसेप्ट। कोई बता, अगर कोई पूछे तो बता दोगे ना? अगर तुमसे सवाल कर दे बाबू ये कंप्यूटर आप खरीद के लाए हो, ठीक है, आप व्यापार में लंबे समय तक यूज कर रहे हो, ये कौन सा कंसेप्ट है? बस सिंपल तुम्हारा ना, ये ट्रांजेक्शन है, ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड कर रहे हो और इसको मनी के रूप में एक्सप्रेस कर रहे हो और तभी रिकॉर्ड कर रहे हो बिजनेस ट्रांजेक्शन में। ये कौन सा कंसेप्ट है? बोलना, मनी मेजरमेंट कंसेप्ट है। ठीक है? और बिजनेस के मालिक को अलग मान रहे हो, अपने व्यापार को अलग मान रहे हो, ठीक है, अदर किसी पर्सन को अलग मान करके काउंटिंग कर रहे हैं। ये कौन सा कंसेप्ट है? एंटिटी कंसेप्ट है। हाँ, सेपरेट एंटिटी कंसेप्ट या एंटिटी कंसेप्ट तुम्हारे ना। यह कंसेप्ट, ये कंसेप्ट में अकाउंटिंग होता है। ठीक है? उसके बाद से, अब इस कंसेप्ट के बाद रूल पढ़ेंगे, उस रूल से तब अकाउंटिंग करेंगे। ठीक है? तो ध्यान देना, पहले टर्म्स पढ़ा, कंसेप्ट पढ़ेंगे और वो गोल्डन रूल पढ़ेंगे। नाम ही रखेगा गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटेंसी। अगर ये तीनों आ गया तो आगे चलकर हम बेटर तरीके से सारा अकाउंटिंग कर लेंगे। लेकिन तुम लोग जैसा आज हमको बता दिए हो, ठीक है, आप अपना नॉलेज शेयर कर दिया हमको ना, लेकिन जिसे पता चल रहा है कि बहुत स्थिति सही है। खाली बतियाते हो तुम, कुछ करते नहीं हो। खाली ऐसी बात नहीं है, बहुत रहती है ऐसी बात, बोलना तो बहुत आता है तुमको। क्लियर है बाबू? बोलो। ये 3 कंसेप्ट समझ में आया? चलो यहीं से साथ साथ एक और बता देते हैं, कॉस्ट कंसेप्ट।
तो कह रहा इसे, इस लिखा है ना, इसे हिस्टोरिकल कॉस्ट कंसेप्ट भी कहा जाता है। और इस कंसेप्ट के अनुसार किसी भी एसेट्स को बुक ऑफ अकाउंट में उसकी ओरिजिनल कॉस्ट मानकर ही रिकॉर्ड किया जाता है। जैसे कि यदि हमने किसी फर्नीचर को खरीदा कितने में, 50,000 में, तो उसे 2 साल बाद भी हम अपने बुक ऑफ अकाउंट में उसकी ओरिजिनल कॉस्ट क्या मानेंगे, 50,000 ही रिकॉर्ड करेंगे। मतलब क्या है, कॉस्ट कंसेप्ट कहता है कि कोई संपत्ति खरीद रहे हो और जितने में आज खरीद रहे हो, चाहे भले 5 साल के बाद बेचेंगे, लेकिन हमेशा दिखाएंगे कि हमने इतने में खरीदा था। भले ही 50,000 में खरीदा था और 5 साल के बाद 1,000 में बेच दिए, यह मान्य नहीं रखता है, लेकिन हमेशा कहेंगे हम खरीदे कितने में थे, 50,000। तुम्हारा ना, मतलब कॉस्ट कंसेप्ट का मतलब जो आप संपत्ति खरीद रहे हो आज रियल टाइम में कितने रुपए का खरीद रहे हो, अब 2 साल के बाद कितने में बेच रहे हो, 3 साल के बाद कितने में बेच रहे हो, ये मैटर नहीं करता है। फिर हमेशा दिखाएंगे हम खरीदे कितने में थे, 50,000 में खरीदे थे। हम भले ही उसको फ्री में किसी को दे दे, अलग बात है, लेकिन हम दिखाएंगे इतने का नुकसान 2 साल के बाद हुआ। क्लियर है ना आपको, मतलब ये कॉस्ट कंसेप्ट कहा जाता है। ठीक है, मतलब हमने क्या किया है, इस कंप्यूटर को जब व्यापार को स्टार्ट किया तो कंप्यूटर को खरीदा था 10,000 में सपोज। ठीक है, तो 2 साल के बाद भी बोलेंगे कितने में खरीदा था, 10,000 में। भले हम 2,000 में बेच दे, 4,000 में बेच दे। ठीक है, इसे बोलते हैं कॉस्ट कंसेप्ट। क्या बोलते हैं, कॉस्ट कंसेप्ट। क्लियर रहेगा। चलिए बस 4 और जो बाकी है वो अगले दिन।